नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे चैनल श्री एजुकेशन पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इंडियन पॉलिटी की टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई है। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है। आज के इस वीडियो हम संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इससे संबंधित टॉप 30 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये वही क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और आपकी आने वाली परीक्षा में भी पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मत मिस करिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। और इन सभी टॉपिक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपको पढ़ा दिए गए हैं। अगर आपने ये सारे वीडियो हमारे नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है। तो संविधान के आर्टिकल से संबंधित जितने भी टॉप क्वेश्चन हैं वो आपको आज के इस वीडियो में पढ़ाए जाएंगे। और यहाँ पे आपको हर क्वेश्चन के साथ पूरी डिटेल बताई जाती है। जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बताई जाती है उसे भी ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ से भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद हैं। आपको बताना है कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में नंबर वाइज यानी कि गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 395 अनुच्छेद हैं। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से यानी कि नंबर वाइज कुल 395 अनुच्छेद हैं। देखिए, अगर आप आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4 इस प्रकार से देखेंगे तो आज भी हमारे संविधान में 395 आर्टिकल ही हैं। लेकिन जब आर्टिकल के अंदर सब आर्टिकल जोड़े गए हैं, जैसे आर्टिकल 51A जोड़ा गया है, आर्टिकल 243O से लेकर आर्टिकल 243ZG तक जोड़ा गया है। तो इस प्रकार से बहुत से आर्टिकल ऐसे हैं जो कि सब आर्टिकल्स के रूप में हमारे संविधान में जोड़े गए हैं। तो अगर सब आर्टिकल्स को मिला लिया जाए तो वर्तमान समय में भारतीय संविधान में 450 से भी ज़्यादा आर्टिकल हैं। अगर केवल ये क्वेश्चन पूछा गया होता कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं, तो आपका राइट आंसर होता 450 से भी ज़्यादा अनुच्छेद हैं वर्तमान में हमारे संविधान में। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से यानी कि नंबर वाइज कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो नंबर वाइज आज भी हमारे संविधान में 395 आर्टिकल ही हैं। अगर ये पूछा जाए मूल संविधान में कितने आर्टिकल थे, तो मूल संविधान में भी 395 आर्टिकल ही थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है। आपको बताना है कि जो हमारे संविधान का आर्टिकल 1 है इसमें भारत को क्या कहा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राज्यों का संघ कहा गया है। हमारे संविधान का जो आर्टिकल 1 है इसमें भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। आर्टिकल 1 में कहा गया है कि इंडिया यानी भारत राज्यों का संघ होगा। इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। ये बात आर्टिकल 1 में कही गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। आपको बताना है कि नागरिकता से संबंधित कौन कौन से आर्टिकल हैं। जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक जो है ये नागरिकता से संबंधित हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए नागरिकता का उल्लेख हमारे संविधान के किस भाग में किया गया है, तो नागरिकता का उल्लेख हमारे संविधान के भाग 2 में किया गया है। अगर आपसे ये पूछा जाए हमारे संविधान में कौन सी नागरिकता अपनाई गई है, तो हमारे संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अगर ये पूछा जाए एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है, तो एकल नागरिकता का जो प्रावधान है ये ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगर आपसे ये पूछा जाए किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता का प्रावधान किया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका के जो नागरिक हैं इनके पास दोहरी नागरिकता है। एक तो संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता है और दूसरा जिस राज्य में वो रहते हैं उस राज्य की भी नागरिकता उनके पास है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के नागरिकों के पास दोहरी नागरिकता है। जबकि देखिए जो हमारे भारत के नागरिक हैं उनके पास एकल नागरिकता है। हमारे भारत के जो सभी व्यक्ति हैं वो भारतीय कहलाते हैं। उसके बाद ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इसे भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि ऑप्शन ए, इसमें दिया गया है कि आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक ये किससे संबंधित है, तो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक जो है ये संघ और उसके राज्य क्षेत्र से संबंधित है। संघ और उसके राज्य क्षेत्र, इसका उल्लेख किस भाग में किया गया है, तो संविधान के भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक ये किससे संबंधित है, तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक ये मौलिक अधिकार से संबंधित है।
और मौलिक अधिकार का उल्लेख हमारे संविधान के भाग 3 में किया गया है। और आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक ये किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से संबंधित है आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इसका उल्लेख हमारे संविधान के भाग 4 में किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो अभी आपको पीछे क्वेश्चन में बताया कि मौलिक अधिकार से संबंधित कौन कौन से आर्टिकल हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक जो है ये मौलिक अधिकार से संबंधित है। अगर ये पूछा जाए मौलिक अधिकार का उल्लेख हमारे संविधान के किस भाग में किया गया है, तो मौलिक अधिकार का उल्लेख हमारे संविधान के भाग 3 में किया गया है। और मौलिक अधिकार को किस देश के संविधान से लिया गया है ये पूछा जाए तो मौलिक अधिकार को अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगर ये पूछा जाए वर्तमान में हमारे संविधान में नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, तो वर्तमान में हमारे संविधान में नागरिकों को कुल 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। अगर ये पूछा जाए मूल संविधान में नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, तो मूल संविधान में नागरिकों को कुल 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे। देखिए जो 7वां मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, इसे 44वां संविधान संशोधन जब 1978 में किया गया था तो इसे मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया था और संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया है। अगर ये पूछ लिया जाए कि संपत्ति के अधिकार से संबंधित आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल 300A ये संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद आपको मालूम होना चाहिए कि वर्तमान में नागरिकों को जो 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं ये कौन कौन से हैं। तो पहला है समानता का अधिकार, इससे संबंधित आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक जो है ये समानता के अधिकार से संबंधित है। और दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित आर्टिकल कौन कौन से हैं, तो आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक जो है ये स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित हैं। और तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, इससे संबंधित आर्टिकल कौन कौन से हैं, तो आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 ये शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित हैं। और चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इससे संबंधित आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक जो है ये धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। और पांचवा है सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, इससे संबंधित आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल 29 और आर्टिकल 30 जो है ये सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार से संबंधित है। और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इससे संबंधित आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल 32 ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। यहाँ पे संवैधानिक उपचारों के अधिकार का नाम आया है तो इससे संबंधित एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की मूल आत्मा और हृदय किसने कहा है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की मूल आत्मा और हृदय कहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को समाप्त किया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हमारे संविधान का जो आर्टिकल 17 है इसके द्वारा छुआछूत को समाप्त किया गया है। और ये जो ऑप्शन है ये भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए हमारे संविधान का जो आर्टिकल 16 है इसमें अवसर की समानता की बात कही गई है, जबकि संविधान के आर्टिकल 18 में उपाधियों के अंत की बात कही गई है। उपाधियों के अंत की बात, इसका मतलब क्या है, देखिए पहले के ज़माने के जो लोग होते थे वो अपने नाम के आगे महाराजा लगाते थे, महारानी लगाते थे, ठाकुर लगाते थे। तो इस प्रकार के उपाधियों के अंत की बात आर्टिकल 18 में कही गई है। लेकिन भारतीय सेना में और जो विद्या में उपाधियां मिलती हैं इन्हें छोड़कर, जैसे कि सेना में जो उपाधियां मिलती हैं एडमिरल, लेफ्टिनेंट, और विद्या में जो उपाधियां मिलती हैं इंजीनियर, डॉक्टर, इन सभी उपाधियों को छोड़कर बाकी सभी उपाधियों के अंत की बात आर्टिकल 18 में कही गई है। इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 57। हमारे संविधान का जो आर्टिकल 57 है इसमें कहा गया है कि एक ही व्यक्ति कितनी भी बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। तो राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है आर्टिकल 57।
और देखिए जो आर्टिकल 52 है इसमें ये कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, जबकि आर्टिकल 54 इसमें राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख किया गया है और आर्टिकल 55 इसमें राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका बताया गया है। उसके बाद यहाँ पे राष्ट्रपति शब्द आ गया, तो आपको इससे संबंधित बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मालूम होने चाहिए। सबसे पहले तो आपको यही मालूम होना चाहिए कि हमारे भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वो हमारे भारत का राष्ट्रपति ही होता है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन हिस्सा लेते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं और राज्य की विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं ये राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं और दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर की विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं ये राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। तो आपको पता लग गया कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन हिस्सा लेते हैं। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं और राज्य की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य हिस्सा लेते हैं। दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर की विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य होते हैं ये राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा लेते हैं। अगर ये पूछा जाए राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है, तो आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन का उल्लेख किया गया है। आपको मालूम होना चाहिए कि राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष आयु होनी चाहिए। तो राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम 35 वर्ष आयु होनी चाहिए। अगर ये पूछा जाए राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, तो राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए होता है। हर महीने इन्हें 5 लाख रुपए दिया जाता है राष्ट्रपति पद के लिए। और राष्ट्रपति जो होते हैं ये अपना इस्तीफा किसे देते हैं, तो जो भारत के राष्ट्रपति हैं ये अगर कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा देना चाहते हैं तो जो राष्ट्रपति हैं ये अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को देते हैं। अगर ये पूछा जाए राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं ये राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति थे। अगर ये पूछा जाए भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन हमारे भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। अगर ये पूछा जाए भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति कौन थे, तो ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह भारत के प्रथम सिख राष्ट्रपति थे। अगर ये पूछा जाए भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। अगर ये पूछा जाए भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे, तो के.आर. नारायण। के.आर. नारायण भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति थे। अगर ये पूछा जाए भारत के प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति कौन थे, तो ए.पी.जे. अब्दुल कलाम। ए.पी.जे. अब्दुल कलाम भारत के प्रथम वैज्ञानिक राष्ट्रपति थे। और वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है, तो रामनाथ कोविंद। रामनाथ कोविंद वर्तमान में हमारे भारत के राष्ट्रपति हैं। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 19 का पहला क्लॉज। हमारे संविधान का जो आर्टिकल 19 का पहला क्लॉज है इसमें प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। हमारे संविधान का जो आर्टिकल 19 है इसमें नागरिकों को कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल 19 के पहले क्लॉज में बोलने की स्वतंत्रता दी गई है और आर्टिकल 19 के सेकंड क्लॉज में शांतिपूर्वक इकट्ठा होने और सभा करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है और आर्टिकल 19 का जो तीसरा क्लॉज है इसमें संघ बनाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है और आर्टिकल 19 का जो चौथा क्लॉज है इसमें देश के किसी भी क्षेत्र में आने जाने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है और आर्टिकल 19 का जो पांचवा क्लॉज है इसमें देश के किसी भी क्षेत्र में बस जाने और निवास करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है और आर्टिकल 19 का जो छठा क्लॉज है इसमें कोई भी व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आर्टिकल 19 के पहले क्लॉज में बोलने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है, तो ऐसा माना गया है कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है ये बोलने की स्वतंत्रता में ही शामिल है। डायरेक्ट किसी भी आर्टिकल में प्रेस की स्वतंत्रता नहीं दी गई है। तो ऐसा माना गया है कि आर्टिकल 19 का जो पहला क्लॉज है जिसमें बोलने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है इसी में प्रेस की स्वतंत्रता भी शामिल है। और ये जो आर्टिकल दिए गए हैं ऑप्शन में इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए आर्टिकल जो 14 है इसमें विधि के समक्ष समता की बात कही गई है। इसमें यह कहा गया है कि कानून के सामने सब समान हैं। और आर्टिकल 25 में ये कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है और उसका प्रचार और प्रसार कर सकता है।
और आर्टिकल 21A ये शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। इसमें ये कहा गया है कि राज्य जो है ये 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाएगा। ये बात आर्टिकल 21A में कही गई है। आपको मालूम होना चाहिए कि आर्टिकल 21A इसे हमारे संविधान में कब जोड़ा गया था, तो 86वां संविधान संशोधन जब 2002 में किया गया था तो आर्टिकल 21A को हमारे संविधान में जोड़ा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। यहाँ पे शोषण शब्द आया तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, इससे संबंधित कौन कौन से आर्टिकल थे। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित 2 आर्टिकल थे, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। तो हमारे संविधान का जो आर्टिकल 24 है ये बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्टिकल 24। हमारे संविधान का जो आर्टिकल 24 है ये बच्चों के शोषण से संबंधित है। आर्टिकल 24 में ये कहा गया है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बच्चे को कारखानों में, खानों में या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नहीं लगाया जा सकता। तो ये बात आर्टिकल 24 में कही गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 40। हमारे संविधान का जो आर्टिकल 40 है इसमें राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश दिया गया है। यहाँ पे पंचायत शब्द आ गया तो इससे संबंधित एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मालूम होना चाहिए कि पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख हमारे संविधान के किस भाग में किया गया है। तो हमारे संविधान के भाग 9 में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। अगर आपसे ये पूछा जाए पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित आर्टिकल कौन कौन से हैं, तो आर्टिकल 243 से लेकर आर्टिकल 243 तक जो है ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित हैं। अगर ये पूछा जाए पंचायती राज व्यवस्था को काम करने के लिए कितने विषय प्रदान किए गए हैं, तो पंचायती राज व्यवस्था को काम करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं और इन 29 विषयों का उल्लेख हमारे संविधान की 11वीं अनुसूची में किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट ही पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्री परिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 75। हमारे संविधान का जो आर्टिकल 75 है इसमें मंत्री परिषद के गठन के बारे में बताया गया है। यहाँ पे मंत्री परिषद नाम आया तो आपको मालूम होना चाहिए कि मंत्री परिषद में कौन कौन शामिल होता है। तो मंत्री परिषद में कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, प्रधानमंत्री शामिल होते हैं, राज्य मंत्री शामिल होते हैं और उप मंत्री शामिल होते हैं। तो इन सभी को मिलाकर बनता है मंत्री परिषद। मंत्री परिषद में कौन कौन शामिल होता है, कैबिनेट मंत्री, प्रधानमंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। इन सभी को मिलाकर क्या बनता है, मंत्री परिषद। उसके बाद आपको मालूम होना चाहिए कि आर्टिकल 75 इसमें यह भी कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, लेकिन अन्य मंत्रियों की जो नियुक्ति है ये राष्ट्रपति ही करते हैं पर प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको जरूर याद रखना है कि राष्ट्रपति जो है ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं, लेकिन अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है ये राष्ट्रपति ही करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 110 में। हमारे संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 123। हमारे संविधान का जो आर्टिकल 123 है ये भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 124। संविधान के अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट शब्द आया है तो इससे संबंधित बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मालूम होने चाहिए। सबसे पहले तो आपको यही मालूम होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई थी। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। अगर ये पूछा जाए सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो हरिलाल जे कानिया। हरिलाल जे कानिया सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। और वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो शरद अरविंद बोबड़े। शरद अरविंद बोबड़े वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश हैं ये हमारे भारत के, तो 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं शरद अरविंद बोबड़े हमारे भारत के।
अगर ये पूछा जाए सबसे कम समय तक भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं, तो कमल नारायण सिंह। कमल नारायण सिंह सबसे कम समय तक हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। अगर ये पूछा जाए सबसे अधिक समय तक हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं, तो वाई.वी. चंद्रचूड़। वाई.वी. चंद्रचूड़ सबसे अधिक समय तक हमारे भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। अगर ये पूछा जाए वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 34 है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश है और 33 अन्य न्यायाधीश हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि मूल संविधान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या कितनी थी, तो मूल संविधान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या 8 थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश थे और 7 अन्य न्यायाधीश थे। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं। जबकि राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का वेतन कितना होता है, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन 2.5 लाख रुपए होता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं इनका वेतन 2,80,000 रुपए होता है। अगर ये पूछा है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक होता है। 65 वर्ष की आयु में जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं ये खुद ही रिटायर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 249। संविधान का जो आर्टिकल 249 है इसमें संसद को राज्य सूची के विषयों के संबंध में कानून बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे संविधान में केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन किया गया है, तो इसके अंतर्गत हमारे संविधान में 3 प्रकार की सूचियों का निर्माण किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची के विषयों पर कानून बनाने का जो अधिकार है ये संसद को प्रदान किया गया है, जबकि राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का जो अधिकार है ये राज्य सरकार को प्रदान किया गया है, और समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का जो अधिकार है ये केंद्र सरकार और राज्य सरकार को प्रदान किया गया है। लेकिन राज्य सूची का अगर कोई भी विषय ऐसा है जो कि राष्ट्र हित से संबंधित है तो उस पर कानून बनाने की जो शक्ति है ये संसद को प्रदान की गई है। किस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल 249 के तहत। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 280। संविधान का आर्टिकल 280 जो है इसमें वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। यहाँ पे वित्त आयोग शब्द आ गया तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि अब तक हमारे भारत में कितने वित्त आयोग का गठन हो चुका है, तो अब तक हमारे भारत में कुल 15 वित्त आयोग का गठन हो चुका है। अगर ये पूछा जाए प्रथम वित्त आयोग का गठन कब किया गया था, तो प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो के.सी. नियोगी। के.सी. नियोगी प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। अगर ये पूछा जाए 14वां वित्त आयोग, इसका कार्यकाल कब से कब तक था, 14वां वित्त आयोग का कार्यकाल 2015 से लेकर 2020 तक था। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो वाई.वी. रेड्डी। वाई.वी. रेड्डी 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। अगर ये पूछा जाए 15वां वित्त आयोग, इसका कार्यकाल कब से कब तक है, तो 15वां वित्त आयोग का कार्यकाल 2020 से 2025 तक है। इसके अध्यक्ष कौन है, तो नंद किशोर सिंह। नंद किशोर सिंह वर्तमान में 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। करंट अफेयर के रूप में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 315। संविधान के आर्टिकल 315 के तहत संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है। यहाँ पे लोक सेवा आयोग शब्द आ गया तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि पहली बार केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो 1926 ईस्वी में पहली बार केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। और पहले केंद्रीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो सर रोज बारकर।
सर रोज बारकर प्रथम केंद्रीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष थे। देखिए, जब केंद्रीय लोक सेवा आयोग था जिसका गठन 1926 ईस्वी में किया गया था, जब भारत सरकार अधिनियम 1935 में आया तो केंद्रीय लोक सेवा आयोग का नाम बदलकर संघीय लोक सेवा आयोग कर दिया गया, यानी कि फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कर दिया गया। और 1947 के बाद यानी कि स्वतंत्रता के बाद संघीय लोक सेवा आयोग का नाम बदलकर संघ लोक सेवा आयोग कर दिया गया, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कर दिया गया। अगर आपसे ये पूछा जाए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो एच.के. कृपलानी। एच.के. कृपलानी यूपीएससी के पहले अध्यक्ष थे। अगर ये पूछा जाए यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो प्रदीप कुमार जोशी। प्रदीप कुमार जोशी यूपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। ये भी क्वेश्चन आपसे करंट अफेयर के रूप में पूछा जा सकता है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है ए, राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाना। और वित्त आयोग के गठन की बात किस आर्टिकल में कही गई है? तो अभी आपको पीछे क्वेश्चन में बताया कि वित्त आयोग के गठन का प्रावधान आर्टिकल 280 में किया गया है, जबकि संघ लोक सेवा आयोग इससे संबंधित आर्टिकल है आर्टिकल 315। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की शक्तियां और कार्य जो हैं ये आर्टिकल 324 में बताए गए हैं। यहाँ पे मुख्य निर्वाचन आयुक्त शब्द आ गया तो आपको मालूम होना चाहिए कि निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। अगर ये पूछा जाए निर्वाचन आयोग का उल्लेख हमारे संविधान के किस भाग में किया गया है, तो हमारे संविधान के भाग 15 में निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। और निर्वाचन आयोग से संबंधित आर्टिकल कौन कौन से हैं, तो आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 329 तक जो है ये निर्वाचन आयोग से संबंधित हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि हर साल 25 जनवरी को हमारे देश में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। अगर ये पूछा जाए नेशनल वोटर डे कब मनाया जाता है, तो हर साल 25 जनवरी को हमारे भारत में नेशनल वोटर डे मनाया जाता है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि हमारे भारत के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन। सुकुमार सेन हमारे भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। अगर ये पूछा जाए वर्तमान में हमारे भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो सुनील अरोड़ा। सुनील अरोड़ा वर्तमान में हमारे भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। अगर ये पूछा जाए हमारे भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी, तो वी.एस. रमा देवी। वी.एस. रमा देवी हमारे भारत की एकमात्र महिला हैं जो कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त रह चुकी हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्य के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 331। संविधान का जो आर्टिकल 331 है इसमें राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वो लोकसभा के 2 आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, जबकि संविधान के आर्टिकल 80 के पहले क्लॉज में राष्ट्रपति को राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार प्रदान किया गया है। और ये जो 12 सदस्य होते हैं ये साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र से संबंधित होते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं आर्टिकल 80 के पहले क्लॉज के तहत। यहाँ पे लोकसभा शब्द आ गया तो आपको मालूम होना चाहिए कि लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। और लोकसभा में वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है, तो वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 है। इन 545 सदस्यों में से जो 530 सदस्य हैं ये राज्यों से निर्वाचित होकर आते हैं, और जो 13 सदस्य हैं ये केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होकर आते हैं, और जो 2 सदस्य हैं ये आंग्ल भारतीय समुदाय के होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं आर्टिकल 331 के तहत। अगर ये पूछा जाए लोकसभा में अधिक से अधिक सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है, तो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 हो सकती है। अगर ये पूछा जाए लोकसभा में एससी और एसटी के लिए कुल कितनी सीटें आरक्षित रखी गई हैं, तो लोकसभा में एससी और एसटी के लिए कुल 131 सीटें आरक्षित रखी गई हैं, जिसमें एससी के लिए 84 सीटें रखी गई हैं और एसटी के लिए 47 सीटें आरक्षित रखी गई हैं। अगर ये पूछा जाए लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष आयु होनी चाहिए, तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 25 वर्ष आयु होनी चाहिए, जबकि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है, तो वर्तमान में 17वीं लोकसभा चल रही है। अगर ये पूछा जाए 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन थे, तो वीरेंद्र कुमार।
वीरेंद्र कुमार 17वीं लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर थे। अगर ये पूछा जाए 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला। ओम बिरला 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। अगर ये पूछा जाए 17वीं लोकसभा के महासचिव कौन है, तो स्नेहलता श्रीवास्तव। स्नेहलता श्रीवास्तव 17वीं लोकसभा के महासचिव हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो गणेश वासुदेव मावलंकर जो थे ये लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। और लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो मीरा कुमार। मीरा कुमार लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष थी। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, अनुसूचित जातियों यानी कि एससी और अनुसूचित जनजातियों यानी कि एसटी के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 338 और अनुच्छेद 338 ए। संविधान का जो अनुच्छेद 338 है, इसमें अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान किया गया है, जबकि संविधान का जो आर्टिकल 338 ए है, इसमें अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत में बाहरी आक्रमण तथा शस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? तो आपको बताना है कि नेशनल इमरजेंसी की घोषणा किस आर्टिकल के अंतर्गत की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 352। संविधान का जो आर्टिकल 352 है, इसके तहत जो भारत के राष्ट्रपति हैं ये नेशनल इमरजेंसी की घोषणा कर सकते हैं। यहाँ पे आपातकाल शब्द आ गया, तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि आपातकालीन उपबंध का उल्लेख हमारे संविधान के किस भाग में किया गया है। तो आपातकालीन उपबंध का उल्लेख हमारे संविधान के भाग 18 में किया गया है। और आपातकालीन उपबंध से संबंधित आर्टिकल कौन कौन से हैं, तो आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360 तक जो है ये आपातकालीन उपबंध से संबंधित हैं। अगर ये पूछा जाए आपातकालीन उपबंध को किस देश के संविधान से लिया गया है, तो आपातकालीन उपबंध को जर्मनी के संविधान से लिया गया है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए हमारे संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का उल्लेख किया गया है, तो हमारे संविधान में कुल 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख किया गया है। कौन कौन से? एक तो यही है राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि नेशनल इमरजेंसी, और दूसरा है राज्यों में राष्ट्रपति शासन यानी कि प्रेसिडेंट रूल, और तीसरा है फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपात। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि नेशनल इमरजेंसी, इससे संबंधित आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल 352 जो है ये नेशनल इमरजेंसी से संबंधित है। दूसरा आपको पता होना चाहिए कि राज्यों में राष्ट्रपति शासन, इससे संबंधित आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल 356 जो है ये राज्यों में राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। और तीसरा है वित्तीय आपात, इससे संबंधित आर्टिकल कौन सा है, तो आर्टिकल 360 जो है ये फाइनेंशियल इमरजेंसी से संबंधित है। आपको पता होना चाहिए कि अब तक हमारे भारत में कितनी बार नेशनल इमरजेंसी लगाई जा चुकी है, तो अब तक हमारे भारत में 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगाई जा चुकी है। कब कब लगाई गई थी, तो एक बार 1962 में लगाई गई थी, और दूसरी बार 1971 में लगाई गई थी, और तीसरी बार 1975 में लगाई गई थी। तो अब तक हमारे भारत में कुल 3 बार नेशनल इमरजेंसी लगाई जा चुकी है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि अब तक हमारे भारत में एक भी बार फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगाई गई है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारे भारत में फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी कि वित्तीय आपात कितनी बार लगाया गया है, तो अब तक हमारे भारत में एक भी बार वित्तीय आपातकाल नहीं लगाया गया है। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 350 ए। तो संविधान का जो आर्टिकल 350 ए है, इसमें राज्यों के द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान किया गया है। आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 350 ए इसे हमारे संविधान में कब जोड़ा गया था, तो 7वां संविधान संशोधन जब 1956 में किया गया था, तो आर्टिकल 350 ए को हमारे संविधान में जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है। आपको बताना है कि संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार किस आर्टिकल में प्रदान किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आर्टिकल 368 में। संविधान के आर्टिकल 368 में संसद को संविधान में संशोधन करने का अधिकार दिया गया है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए संविधान संशोधन का उल्लेख हमारे संविधान के किस भाग में किया गया है, तो हमारे संविधान के भाग 20 में संविधान संशोधन का उल्लेख किया गया है। अगर ये पूछा जाए संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है ये किस देश के संविधान से ली गई है, तो संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 371। संविधान के आर्टिकल 371 में लगभग 10 राज्यों के लिए विशेष उपबंध किए गए हैं। ये 10 राज्य कौन कौन से हैं, इनके नाम आपको मालूम होने चाहिए। तो महाराष्ट्र, गुजरात, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम और गोवा। ये 10 राज्य ऐसे हैं जिनके लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं आर्टिकल 371 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों के द्वारा प्रदान किया गया है, वह कौन से हैं? तो अभी आपको पीछे मौलिक अधिकार के बारे में पढ़ाया गया है और उसमें आपको बताया गया था कि समानता के अधिकार से संबंधित आर्टिकल कौन से थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक जो है ये समानता के अधिकार से संबंधित है। अगला प्रश्न है, संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाहरी तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करें। ऐसा प्रावधान भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किस एक में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 355। संविधान का जो आर्टिकल 355 है, इसमें यह कहा गया है कि संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह बाहरी तथा आंतरिक गड़बड़ी से प्रत्येक राज्य की रक्षा करें। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चों को कारखानों या खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नहीं लगाया जाएगा? तो अभी मैंने आपको बताया है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार, इससे संबंधित 2 आर्टिकल थे, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। तो संविधान का जो आर्टिकल 24 है ये बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो आर्टिकल 24 में ये कहा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चों को कारखानों या खानों या अन्य किसी जोखिम भरे काम पर नहीं लगाया जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आर्टिकल 24। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 51A। संविधान का जो आर्टिकल 51A है, इसमें भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल हैं। अगर ये पूछा जाए मूल कर्तव्य का उल्लेख हमारे संविधान के किस भाग में किया गया है, तो हमारे संविधान के भाग 4A में मूल कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। और मूल कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मूल कर्तव्यों को रूस के संविधान से लिया गया है। अगर ये पूछा जाए मूल कर्तव्यों को हमारे संविधान में कब शामिल किया गया है, तो 42वां संविधान संशोधन जब 1976 में किया गया था, तो मूल कर्तव्यों को हमारे संविधान में शामिल किया गया था भाग 4A के तहत। देखिए, जब 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था, तो उस समय हमारे संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था, लेकिन वर्तमान में हमारे संविधान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि जो 11वां मौलिक कर्तव्य है, इसे हमारे संविधान में कब जोड़ा गया था? तो 86वां संविधान संशोधन जब 2002 में किया गया था, तो 11वां मौलिक कर्तव्य हमारे संविधान में जोड़ा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 48A। संविधान का जो आर्टिकल 48A है, इसमें यह कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें और उसमें सुधार करें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है? देखिए, यहाँ पे कुछ संस्था के नाम दिए गए हैं और यहाँ पे कुछ आर्टिकल बताए गए हैं, तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। सही जवाब आपको चुनना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत का निर्वाचन आयोग जो है, इसका उल्लेख आर्टिकल 324 में किया गया है और बाकी के जो ऑप्शन है ये गलत हैं। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि इससे संबंधित आर्टिकल कौन कौन से हैं। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है? तो आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान किया गया है। और संघीय लोक सेवा आयोग, इससे संबंधित आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 315 जो है ये संघीय लोक सेवा आयोग से संबंधित है। और चौथा ऑप्शन है महाधिवक्ता, इससे संबंधित आर्टिकल कौन सा है? तो आर्टिकल 165। आर्टिकल 165 में ये कहा गया है कि राज्यों में महाधिवक्ता का पद होगा। तो इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी इस क्वेश्चन के बारे में। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी,
अनुच्छेद 343 का जो पहला क्लॉज है, इसके अंतर्गत हमारे संविधान में हिंदी को राजभाषा का संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। अगर ये पूछा जाए हिंदी को राजभाषा का संवैधानिक दर्जा कब प्रदान किया गया था, तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा का संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। और आपको मालूम होना चाहिए कि हर साल 14 सितंबर को हमारे भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को मनाया जाता है। उसके बाद यहाँ पे राजभाषा शब्द आ गया, तो आपको मालूम होना चाहिए कि राजभाषा का उल्लेख हमारे संविधान के किस भाग में किया गया है। तो हमारे संविधान के भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख किया गया है। और राजभाषा से संबंधित आर्टिकल कौन कौन से हैं, तो आर्टिकल 343 से लेकर आर्टिकल 351 तक जो है ये राजभाषा से संबंधित हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए वर्तमान में हमारे संविधान में कितनी भाषाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, तो वर्तमान में संविधान में 22 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए मूल संविधान में कितनी भाषाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था, तो मूल संविधान में 14 भाषाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि 8 भाषाओं को हमारे संविधान में कब कब जोड़ा गया है। देखिए, जब 21वां संविधान संशोधन 1967 में किया गया था, तो सिंधी भाषा को हमारे संविधान में जोड़ा गया था। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 में किया गया था, जिसके तहत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को हमारे संविधान में जोड़ा गया था। उसके बाद 92 संविधान संशोधन 2003 में किया गया था, जिसके तहत मैथिली, बोडो, संथाली और डोंगरी भाषा को हमारे संविधान में जोड़ा गया था। तो आपको मालूम पड़ गया कि इन 8 भाषाओं को हमारे संविधान में कब कब जोड़ा गया था। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, इसे जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। 21वां संविधान संशोधन जब 1967 में किया गया था, तो सिंधी भाषा को हमारे संविधान में जोड़ा गया था। और 71वां संविधान संशोधन जब 1992 में किया गया था, तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को हमारे संविधान में जोड़ा गया था। और जब 92 संविधान संशोधन 2003 में किया गया था, तो इसके तहत मैथिली, बोडो, संथाली और डोंगरी भाषा को हमारे संविधान में जोड़ा गया था। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।